हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स विद PYQs की जो हमारी सीरीज है मैंने प्लेलिस्ट पे बना रखी है। उसमें हमने 2020-21 का जो मर्ज पेपर था उसमें शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं हम कंप्लीट। 2020 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं PYQs, और 2019 के 2 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी 4 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। और वो देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे PYQs से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, सो उनको देख लीजिएगा। आज हम शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसमें ऑब्वियसली आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। अगर पेपर 12 को होता है सो आई विल मेक श्योर कि 11 तारीख तक आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट्स द इंटेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी। सो कौन सी टर्म जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी के लिए बेस्ट मतलब कौन सी टर्म क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी को अच्छे तरीके से समझा पाएगी या उसको हम यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड एस्टिमेशन। सो क्वालिटी की बात होगी तो हम एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे, तो एक्सप्लोरेशन जो टर्म है वो ज्यादा बेटर समझ पाएगी इन चीजों को। Next, a variable which potentially influences the outcome of a research study but cannot be directly observed and controlled. So वो influence उसका दिखता है, potential influence दिखता है, मतलब काफी ज्यादा influence, but हम उसको directly observe भी नहीं कर सकते और control भी नहीं कर सकते। So एक तरीके से क्या है, इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि confusing situation है कि चीजें हो रही हैं but हमें समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही हैं, कि ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे और कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। सो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा। कंफाउंडिंग का मतलब ही क्या है, कंफ्यूजन होता है। सो बी आंसर हो जाएगा। टीचर गेव अ टेस्ट टू 50 स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास एंड अवॉर्डेड लेटर ग्रेड्स ABCDE। सो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ग्रेडिंग दे दी बच्चों को टू इंडिकेट देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन हायरार्किकल ऑर्डर, यानी A मिला है तो बेस्ट है, E मिला है तो पुअरेस्ट है। सो ये हायरार्किकल ऑर्डर में दे दिया, यानी एक तरीके से रैंकिंग भी हो गई। रैंकिंग हो गई तो ऑर्डिनल स्केल हो गया, और दूसरा क्या है, नॉमिनल इसलिए हो गया क्योंकि हमने ABCD ऐसे डिनोट कर रखा है इनको, मतलब क्लासिफाई कर रखा है ना किसी वे में। सो वो क्या हो गया, नॉमिनल स्केल हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैज बीन यूज, तो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल को यूज यहां पे किया जाएगा। सी हो गया ऑप्शन। A historian conducts a research study to develop biography of a social reformer and publishes it in form of a book. So एक historian ने एक स्टडी कंडक्ट की बायोग्राफी के लिए, यानी एक सोशल रिफॉर्मर की बायोग्राफी हमें पब्लिश करनी है बुक के रूप में। सो वो स्टडी क्या कहलाएगी। सो ऑब्वियसली आप किसी की लाइफ स्टोरी को नरेट करना चाह रहे हैं, सो वो नैरेटिव स्टडी रहेगी, क्योंकि ये बाकी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि अच्छा कल्चरल इन्फ्लुएंस आप देखना चाह रहे हैं पर्टिकुलर, या एथनोग्राफी से रिलेटेड चीजें आप देख रहे हैं तो एथनोग्राफिक रिसर्च हो गया। फिनोमिना, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना के प्रति किसी का एक्सपीरियंस देखना चाह रहे हैं। ग्राउंडेड थियरी, जब हम कोई ना कोई थियरी डेवलप करना चाह रहे होते हैं। और नैरेटिव स्टडी क्या होगी, आप उसके बारे में एक तरीके से डिस्क्रिप्शन या आप उनकी चीजों को जानना चाह रहे हैं, तो ये नैरेटिव स्टडी होगी। Essential element of distinction between the concepts of pedagogy and andragogy. So pedagogy और andragogy में major distinction अगर हमें देखना हो तो क्या होगा, दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में करवाए हुए हैं। आई होप आपका ये क्वेश्चन ठीक रहे। मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड इन टीचिंग, दोनों में मेथड्स और अप्रोचेज अलग होंगे। रोल ऑफ प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लर्नर का, डिग्री ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। सो देखिए सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो दोनों में अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पेडागोजी में सेम हो किसी का या एंड्रागोजी में अलग हो। तो वो चीज है कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो कौन से भी कॉन्सेप्ट में अलग ही रहेगा। डिग्री ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ये किसी हद तक हो सकता है, बट ये चीज जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी, रोल ऑफ प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस। क्योंकि हमें पता है पेडागोजी हम स्टूडेंट्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं, और एंड्रागोजी हम अडल्ट एजुकेशन के लिए यूज करते हैं। तो जब अडल्ट्स पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उनकी चीजें चेंज होंगी। सो मेजर ये जो प्रीवियस लाइफ
लाइफ एक्सपीरियंसेस है, इसके अंदर ये डिग्री ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन भी आ जाएगा। और मेथड्स एंड अप्रोचेस यूज्ड इन टीचिंग, वो तो ऑब्वियसली दोनों में अलग अलग ही यूज होंगे, लेकिन एसेंशियल एलिमेंट पूछा गया कि कौन डिफरेंशिएट कर सकता है। सो मेजर डिफरेंशिएशन जो है वो प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस से होगा कि बच्चों को अलग एक्सपीरियंस होते हैं क्योंकि उनका ज्यादा टाइम नहीं बीता है जिंदगी में। और एंड्रोलॉजी में जब हम अडल्ट एजुकेशन पढ़ते हैं तो अडल्ट्स का एक काफी हिस्सा जो है जिंदगी का वो गुजर चुका होता है, यानी प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो ये मेजर डिफरेंस रहेगा, बी आंसर हो जाएगा। Continuous and comprehensive internal evaluation and feedback mechanism are essential component of. So आप continuity में evaluation कर रहे हैं comprehensive way में, so वो formative evaluation होगा। summative होता तो हम continuous को नहीं लेके चलते, last में पहुंच जाते एकदम से। so जब आप continuity की बात कर रहे हैं कि frequently जो है evaluation किया जा रहा है या assessment की जा रही है, तो वो formative होगा। The most important instrument used in the process of competency based evaluation, यानी आपने competency के ऊपर फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी से कंपेयर करना है। आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो नॉर्म रेफरेंस्ड मतलब आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा चाहे 20 मार्क्स का क्वेश्चन था तो उसमें क्राइटेरिया नहीं होगा कोई, मान लो टॉप 10 बच्चे जो हैं वो क्या होंगे, पास माने जाएंगे। सो अब उस टॉप 10 में चाहे किसी के 5 या 4 मार्क्स हो, अगर वो हाईएस्ट है तो वो भी पास माना जाए, राइट। सो वो आपने कंपेयर कर दिया बाकी सबसे। ऐसे ही फेस टू फेस इंटरव्यू विद एग्जामिनिंग, सो फेस टू फेस इंटरव्यू जब आप करते हैं तो क्या वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन होगा, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, या फिर क्राइटेरिया रेफरेंस। तो क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या होता है कि आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मान लो जैसे HTET है या CTET है, जिसमें क्या होता है 90 मार्क्स अगर आपके हैं, यानी 60% मार्क्स पे आप पास हैं, वो उससे ऊपर चाहे आपके 91 मार्क्स हो या फिर आपके 147 हो 150 में से, एक बराबर माना जाएगा। वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है। ठीक है, सो क्राइटेरिया में एक और चीज क्या होती है, इसमें हम देखते हैं स्किल, मास्टरी और स्किल। तो मास्टरी लर्निंग जब बात आएगी ना, और मास्टरी मतलब आप किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर मास्टरी कर रहे हैं, राइट, तो वहां से आपकी कॉम्पिटेंसी जो है वो चेक हो सकती है। सो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन। If lowest score in a distribution is increased by a small quantity and highest one is decreased by the same quantity, यानी कि मान लो आपके पास ऐसे ऐसे स्कोर्स हैं, ठीक है, ये आपने कॉन्टिन्यूटी में स्कोर्स हैं आपके पास 6, 7, 9, ठीक है, ये स्कोर्स हैं। अब इस स्कोर में हमें क्या देखना है कि अगर हमने जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी यानी जो ये है बिल्कुल लोएस्ट स्कोर है जो हमारा, एक स्मॉल क्वांटिटी से इंक्रीज कर दिया, मान लो मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया तो ये 3 हो गया, और जो हाईएस्ट है उसको डिक्रीज कर दिया सेम नंबर से, ठीक है, ये हो गया। अब इससे हमें बताना है कि क्या क्या चीजें इस रैंकिंग में चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो मीन क्या है, ऑब्वियसली हमने एक यहां से बढ़ाया है, यहां से कम कर दिया, तो मीन तो सेम रहेगा, मीन तो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही मीडियन भी सेम रहेगा। मोड चेंज हो जाएगा। मोड क्या होता है, फ्रिक्वेंटली, यानी कितनी बार कोई नंबर ज्यादा आया है। मान लो पहले ये वाली टर्म थी 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, तो इसमें 3 2 बार आया था, और ऐसे ही 5 भी 2 बार आया था। तो ये क्या हो गए, 3 और 5 जो है इसके क्या थे, मोड थे। ठीक है, तो ये क्या 2 मोड है एक तो ये बाई मॉडल हो गया। ठीक है, और अब जब हमने चेंज की सीक्वेंस, तो ये 2 से 3 होने के बाद ये 3 बार आ गया, यानी अब मोस्ट फ्रीक्वेंटली या ज्यादा अकरिंग नंबर कौन सा है, 3 है जो ज्यादा बार आया है। सो मोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो सिर्फ 3 हो जाएगा, 3 और 5 नहीं रहेगा। सो मोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर नहीं, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होगा, और सिग्मा जो है वो क्या रहेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन, ये रहेगा सिग्मा स्क्वायर। जब हम सिग्मा निकालेंगे तो हम इसी का अंडर रूट कर देते हैं, वो हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये भी चेंज हो जाएगा, ये सेम नहीं रहेगा। और यहाँ पे एक्स क्या होता है कि मान लो कोई भी वैल्यू, कि इनमें से मान लो मैं मान रही हूँ वाई जो है वो हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। तो जो x है वो क्या रहेगा, ये जो हमारी वैल्यूज है, मान लो 2 है तो 2 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये चीजें करके हमें इनको प्लस करना है, समेशन हमें दे रखा है।
ठीक है। सो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूं कि वेरिएंस जो है वो क्या होता है, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको जब छोटे छोटे वो जो बिल्कुल छोटी वीडियोस करवाई थी ना, टी टेस्ट वगैरह, उस टाइम पे भी वेरिएंस बताया था कि सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। इसको हम यूजुअली ऐसे डिनोट भी कर देते हैं, समेशन स्क्वायर एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर है नंबर उनका, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये, और इसको हम ये जो x माइनस एक्स ये बार जो मीन है हमारा, इसको हम स्मॉल x से डिनोट कर देते हैं, तो ये ऐसे भी डिनोट हो सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। सो मोड और वेरिएंस दोनों के दोनों चेंज होंगे। सो सी और डी तो नहीं आएगा, आंसर तो हमें मिल गया ए बी ई। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, यानी मान लो 100% है कोई चीज, सो 100% स्कोर में से जब हम बीच का जो 20%, बीच का 50% है ना, उसका हाफ कर दें, यानी कि 3 क्वार्टाइल मान लिए मैंने, ठीक है। सो Q3 और Q1 जब हम माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सो Q3 और Q1 माइनस किया तो बीच का पोर्शन आ गया। सो मिडल 50% जो है उसका आप हाफ कर दीजिए, वो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। सो ए बी और ई ये चीजें चेंज नहीं होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन किस तरीके का आ जाता है मैं एक और बता देती हूं। कई बार आपको क्या दिया मिलेगा, मीन दिया मिलेगा, कि मान लो मीन है किसी चीज का x, और एक हमें दिया मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मान लो y है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये बोलेंगे कि हमने स्कोर को जो है किसी भी z नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, ठीक है। मान लो 10 मीन है और जो है 20 स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब चेंज हो सकता है, ये मैंने 10-20 में सिर्फ आपको नंबर लेके बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। सो मीन, अब हमने क्या बोला कि 3 डिजिट से, मतलब 3 स्कोर जो है हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और वो हमने प्लस कर दिया नंबर, क्योंकि मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे नंबर थे, हमने मीन निकाला तो 10 निकल के आया और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो 20। अब हमने उन स्कोर में 3 नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया। सो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, जितने भी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, मीन जो है उतने ही नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। मान लो 3 हमने ऐड किया है तो मीन जो है फिर 13 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। अगर हमने 3 माइनस किए होते, कम किए होते, डिक्रीज किया होता स्कोर, तो ये 7 हो जाता और ये 20 रहता। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्योंकि बिल्कुल बहुत लंबी वाली जो कैलकुलेशन है वो क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते ना हमसे, जो शॉर्ट चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, स्पेशली जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। इस तरीके का क्वेश्चन 2018 में 17 में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। तो 2 चीजें होती है, एक पैरामीटर होता है, एक स्टैटिस्टिक होता है। जब मान लो हमारे पास ये कंप्लीट पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का जब हम मीन निकालेंगे तो वो क्या बोलेंगे, हम उसको पैरामीटर बोलेंगे। और जब हम इस पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल ले रखा है, उस सैंपल का जब हम मीन निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक, ठीक है, स्टैटिस्टिक, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पैरामीटर के बारे में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन एंटायर पॉपुलेशन, तो ये कंप्लीट एंटायर पॉपुलेशन की जब बात हो रही है तो हम पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। पैरामीटर सैंपल टू सैंपल वेरी करेगा नहीं, सैंपल अगर यहाँ से हमने अलग अलग सैंपल भी ले लिए तो भी ओवरऑल हमारा यहाँ का मीन जो है पॉपुलेशन का वो तो सेम रहेगा ना। वो पैरामीटर क्या रहेगा, सैंपल टू सैंपल वेरी नहीं करेगा। ये गलत हो गया हमारा। इट कैन बी प्रैक्टिकली कॉम्प्यूटेड फॉर अ फाइनाइट पॉपुलेशन, ये बिल्कुल ठीक है। इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन पॉपुलेशन अंडर गिवन कंडीशन। एक पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर पॉपुलेशन का अगर हम पैरामीटर देखेंगे तो वो सेम रहेगा, मतलब फिक्स्ड रहेगा, तो ये भी ठीक है। इट चेंजेस विद साइज ऑफ पॉपुलेशन, नहीं, साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ चेंज नहीं होगा। इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय सैम्पलिंग वेरिएंस, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि बी सी और ई जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रिलायबिलिटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इस टाइप का ही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था। रिपीट होती हैं चीजें। रिलायबिलिटी के बारे में पूछा गया है, रिलायबिलिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की फिक्स्ड होगी, नहीं जी, फिक्स्ड नहीं होगी। आप जो यूज कर रहा है इंसान उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करेंगी, जो आप सैंपल ले रहे हैं उन पे भी चीजें डिपेंड करेंगी।
इट इज कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद देमसेल्फ। सो ये कोरिलेशन दिखाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का खुद के साथ। इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, ये बिल्कुल ठीक है। ये तो मतलब कि रिलायबिलिटी सैंपल से सैंपल वेरी कर सकती है ना। इट्स वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम -1 to +1, नहीं, नेगेटिव में नहीं होगी रिलायबिलिटी की वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। इट इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ सैंपल यूज्ड फॉर इट्स डिटर्मिनेशन। सो जो सैंपल यूज किया जाएगा उससे रिलायबिलिटी अफेक्ट होगी, बिल्कुल अफेक्ट होगी। सो हमारा डी और ए आंसर में नहीं आएगा, यानी बी सी ई हमारा आंसर हो जाएगा, ये सेकेंड ऑप्शन। ठीक है जी। सो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से समझाने की ट्राई करूंगी, बिकॉज प्रीवियस ईयर आप मत छोड़ के जाइए एटलीस्ट, ठीक है। उसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर समझ आ गया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।